नमस्कार मित्रों। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक का दूसरा अध्याय राजस्थान के क्रांतिकारी। ये पाठ इन अर्थों में महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राजस्थान से कई क्रांतिकारियों का संबंध रहा है जिन्होंने राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, बारहट परिवार आदि कई ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन पर परीक्षा में आपसे काफ़ी सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। 2018 की अगर आरएएस मेंस परीक्षा की बात करें तो उसमें एक सवाल पूछा गया था डूंगजी जवाहर जी के बारे में। ऐसे में यह अध्याय हमारे लिए और भी अधिक जरूरी हो जाता है। आइए पढ़ना शुरू करते हैं ये अध्याय। सर्वप्रथम इस अध्याय में कुछ राजस्थानी कवियों सूर्यमल मिश्रण या फिर बांकीदास की कुछ काव्योक्तियों को उद्धृत किया गया है जिससे राजस्थान की वीर परंपरा का हमें बोध होता है। पढ़ना शुरू करते हैं यह अध्याय। दिल्ली की बादशाहत के विघटित होने के बाद ही यहाँ अंग्रेज़ों को अपने पांव पसारने का अवसर मिला। राजस्थान में सामंतवाद के सबसे क्रूर और घृणित रूप अंग्रेज़ों के शासनकाल की देन है, परंतु इस काल के आरंभ होने के साथ ही उस शासन का विरोध भी आरंभ हो गया था। इस दौर की अनेक साम्राज्य विरोधी कविताओं का संबंध भरतपुर से है। मराठा सरदार होलकर ने यहाँ शरण ली थी। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेज़ों के हवाले करने से इनकार कर दिया था। इस पर अंग्रेज़ों ने भरतपुर पर हमला किया। आछो गोरा हट जा, राज भरतपुर को रे गोरा हट जा, भरतपुर गढ़ बांको, किलो रे बांको, गोरा हट जा। भरतपुर से संबंधित एक कविता कवि राजा बांकीदास की है। यह जोधपुर नरेश मानसिंह के राजकवि और उनके काव्य गुरु थे। उनकी ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। इनकी लिखी तथा संकलित राजस्थानी में 2700 ऐतिहासिक वातें भी हैं। विभिन्न भाषाओं की जानकारी के साथ साथ इतिहास का भी इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। इनका निधन 1833 ईस्वी में हुआ था। उतन विलायत किलकत्ता कानपुर आविया, ममोई लंक मद्रास मेला, यलम धुर वहण अंग्रेज वाटन चला, भरतपुर ऊपरा हुआ मेला। इन पंक्तियों का अर्थ नीचे दे रखा है। विलायत से आकर अंग्रेज अपने इल्म के बल पर कलकत्ता, कानपुर, बम्बई, मद्रास तक अधिकार करता चला गया और अब वह भरतपुर पर चढ़ आया है। ये सब नगर जिस देश में है उसका नाम भरतखंड है। अंग्रेज़ों ने जो फौज बटोरी है वह इसी देश के विभिन्न प्रदेशों के लोगों से बनी है। सैन रिजमंट असंख मल्टना तणे संग, भण तिलंक बंग किलंग तड़ा मिलिया, अभंग जंग भरतखंड पार का ऊसर हुए, मार का वज्रंद रे दुरंग मिलिया। कविता में उल्लास का स्वर है क्योंकि अंग्रेज आक्रमणकारी विजयी न हुए थे। गीत की 2 मज़ेदार पंक्तियां हैं। थया वलहीण लश्कर फिरंगथान रा, चीण इनान राच इलम चलिया। फिरंगिस्तान का लश्कर बलहीन हो गया। चीन और यूनान से जो इल्म सीखा था वह व्यर्थ हो गया। भारत के सामंत बिना लड़े ही अपनी भूमि शत्रु को सौंपते जाते हैं। इससे कवि बांकीदास बहुत दुखी थे। इन सामंतों में राजस्थान के सामंत सबसे आगे थे। आगे की पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, हमेशा एग्जाम्स में पूछी जाती हैं कि इनके लेखक कौन हैं। इनके लेखक हैं कवि राजा बांकीदास। आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, आहंस लीदा खेची उरा, धनिया मरे न दीदी धरती, धनिया ऊबो गई धरा। इनका अर्थ है अंग्रेज मुल्क पर चढ़ आया, उसने देश का सत खींच लिया। अब के स्वामियों के कभी प्राण रहते भी धरती उनके हाथ से निकल गई। गीत के अंत में राज्यों के नाम लेकर कवि ने उनके स्वामियों को फटकारा है। पुर जोधान उदयपुर जयपुर, यह धारा खूटा परियाण, आगे गई आवसी आंखें, बांके असल किया बखान। जोधपुर, उदयपुर, जयपुर आदि ने अपने गौरव का नाश कर दिया। देश को गुलाम होना था और वह हो गया। जब आज़ाद होना होगा तब हो जाएगा। तुम्हारे किए अब कुछ नहीं होने का। सच्ची बात को मैंने सच्चाई के तरीके से प्रकट कर दिया है। अंग्रेज़ों से संधि करके गद्दी बचाए रखने वाले सामंत वास्तव में स्वाधीन नहीं हैं। यह तथ्य कवि बांकीदास के सामने स्पष्ट है। आगे स्थिति बदलेगी, यह आशा भी उन्हें है। सन 1857 ईस्वी से पहले ब्रिटिश फौज के कुछ सैनिकों ने राजस्थान में विद्रोह किया था। इस प्रसंग में
डूंगजी और जवाहर जी विशेष प्रसिद्ध हुए थे और उन पर लोकगीत रचे गए। राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम काव्य में दिए हुए विवरण के अनुसार 1818 में अंग्रेजों ने संधि की। शेखावाटी क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध के दमन के लिए अंग्रेजों ने शेखावाटी ब्रिगेड संगठित किया। 1834 ईस्वी में डूंगजी के नेतृत्व में इस ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने डूंगजी को पकड़ लिया और उन्हें आगरे के किले में कैद कर दिया। जवाहर जी ने अपने सहयोगियों को लेकर किले पर हमला किया और डूंगजी को छुड़ा लिया। वहां से निकलकर इन्होंने नसीराबाद की छावनी पर हमला किया और अंग्रेजों का खजाना लूट लिया। इससे उनके साहस और शौर्य की गाथा सर्वत्र फैल गई। अनेक समकालीन कवियों ने उन पर अनेक कविताएं लिखी। लोक में उनसे संबंधित गाथा जो छावनी के नाम से प्रसिद्ध है गाई जाने लगी। अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्ण कार्यों से प्रेरित होकर जो लोक कविता रची गई वह इस तरह राजस्थान की जनता के नवजागरण का माध्यम बनी। महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि लोक में उनसे संबंधित गाथाओं को किस नाम से पुकारा जाता था। इसका उत्तर है छावनी। 1857 ईस्वी का स्वागत कवि सूर्यमल अथवा सूरजमल ने इस तरह किया। बीरम बरसा बीतियो गण चौचंद गुड़ीस बेसहर तिथि गुरु जेठबद समय पलट्टी सीस। हिंदुस्तान में अब कुछ परिवर्तन हो, अब कुछ उथल पुथल हो, इसी आशा आकांक्षा में संवत 1914 का एक वर्ष तो मानो युग के समान लंबा होकर आखिर बीत गया। पर नए साल के आरंभ होते ही जेठबदी पांचम व गुरुवार के दिन सन 1857 समय रूपी विषधर नाग ने अंग्रेजों की देह में अपने जहरीले दांत गड़ाकर एकदम पलटा खाया। जेठ में न तो संवत 1914 ईस्वी समाप्त हो सकता है न 1857 ईस्वी आरंभ हो सकता है। संभवतः जेठबदी पंचमी वह दिन है जब युद्ध आरंभ हुआ। काल सर्प ने अंग्रेजों को डसकर उस दिन पलटा खाया। स्वाधीनता संग्राम शुरू होते ही किसी कवि की यह भावात्मक प्रतिक्रिया इतिहास में अभूतपूर्व है। इसके बाद सूर्यमल जनता को संघर्ष के लिए प्रेरणा देते हुए और भी दोहे लिखते रहे। सूर्यमल की उत्कृष्ट कृति वीर सतसई के संपादकों ने उसकी भूमिका में कवि पर सन 57 के संग्राम का प्रभाव स्वीकारते हुए लिखा है। जिस समय सतसई का निर्माण हुआ उस समय देश में 1857 ईस्वी के विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी। सारा देश विदेशी सत्ता का तख्ता पलटने के लिए व्यग्र हो उठा था। गदरकालीन परिस्थिति का कवि पर बड़ा स्फूर्तिदायक प्रभाव पड़ा था। लोगों को प्रेरणा देने के लिए जो कुछ उन्होंने लिखा पढ़ी की वह सब तात्कालिक परिस्थितियों के दबाव के कारण पोशीदा रूप में हुई। सूर्यमल स्वाधीनता संग्राम से प्रभावित होने वाले साहित्यकार के अलावा उसके राजनीतिक संगठनकर्ता भी थे। सन 57 में बड़े सामंतों ने आमतौर से अंग्रेजों का साथ दिया, छोटे सामंतों ने जनता का साथ दिया। देशी पलटनों के विद्रोही सैनिकों ने इन सामंतों को साथ लेकर अंग्रेजों से युद्ध किया। यह विशेषता आउवा के युद्ध में साफ दिखाई देती है। आउवा के संघर्ष पर गीत रचे जाते यह स्वाभाविक था। एक गीत यूं शुरू होता है। वणिया वाली गोचर माए कालो गो दड़ियो गो राजा जी रे भेजो तो फिरंगी लड़ियो ओ काली टोपी रो हे ओ काली टोपी रो फिरंगी फैलाव की दो ओ काली टोपी रो। आउवे की धरती पर फिरंगी आ धमका है। उसको बाहर खदेड़ने के लिए गांव की गोचर में काले सिपाही डटे हुए हैं। फिरंगी का पक्ष लेकर उसके साथ हमारा राजा भी चढ़ आया है। गोरी देह वाला यह फिरंगी निरंतर फैलाव करता जा रहा है। ऐसे ही एक कवि गिरवरदान थे। उन्होंने आउवा के युद्ध पर 3 छप्पे लिखे थे। पहली पंक्ति है, बरती 14 बरस पड़े इल भेद अपाएं। यहाँ सन 1857 ईस्वी में धरती पर जो उथल पुथल हुई उसकी ओर संकेत है। अंतिम पंक्ति है, आज़ाद हिंद करवा उमंग निडर आउवा नाथ रहे। यहाँ कवि ने बड़ी सूझबूझ से आउवा के स्थानीय संघर्ष को सारे भारत की आज़ादी की लड़ाई से जोड़ा है। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा। इसके साथ ही सशस्त्र क्रांति के प्रयास आरंभ हुए। ये प्रयास राजस्थान में भी हुए।
इनकी विशेषता यह है कि वे आरंभ से ही समाज सुधार और शिक्षा प्रसार से जुड़े रहे। क्रमशः उन्होंने किसानों को आधार बनाकर जन आंदोलनों का रूप लिया। यद्यपि उनका क्षेत्र सीमित था, फिर भी उन्होंने देश के सामने मिसाल रखी। यहाँ पर पहले क्रांतिकारी आते हैं डोंगजी जवाहर जी। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजा डोंगजी जवाहर जी प्रसिद्ध देशभक्त हुए। डोंगजी शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे। बाद में वे नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे और धन नहीं मिलने पर उनके यहाँ डांका डालने लगे। इस धन से वे निर्धन व्यक्तियों की भी सहायता करते। इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेज छावनियों को भी लूटा। डोंगजी के साले भैरू सिंह जी ने डोंगजी को भोजन पर अपने यहाँ बुलवाया और वहाँ अत्यधिक शराब पिलवाकर उन्हें पकड़वा दिया। भैरू जी, अंग्रेज़ों ने उन्हें आगरा के दुर्ग में बंद कर दिया। डोंगजी की पत्नी की फटकार से जवाहर जी ने उन्हें छुड़वाने की प्रतिज्ञा की। कहा जाता है कि लोहिया जाट और करुणा मीणा अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डोंगजी को छुड़वा कर लाए। छुड़वाने वालों में दो नाम प्रमुख हैं, एक तो लोहिया जाट और दूसरे करुणा मीणा। आगरा के किले में ये डोंगजी कैद रहे थे। बीकानेर के पास घड़सीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डोंगजी जवाहर जी को घेर लिया। जवाहर जी तो भागकर बीकानेर रियासत के खैरखट्टा स्थान पर पहुंच गए, जहां महाराज रतन सिंह ने उन्हें प्रेमपूर्वक रखा। डोंगजी जैसलमेर में गिरदड़ा की काकीमेड़ पहुंच गए, जहां जोधपुर की सेना ने उन्हें छलपूर्वक कैद करके अंग्रेज सेना को सौंप दिया। इससे लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी। अंग्रेजों ने डोंगजी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया। जोधपुर के दुर्ग में ही डोंगजी का निधन हुआ। अगले क्रांतिकारी हैं लोठू जी निठारवाल सीकर। ये वही हैं जिनको हमने अभी लोटिया जाट के रूप में पढ़ा है। लोठू निठारवाल का जन्म जाट परिवार में 1804 ईस्वी में रिंगस में हुआ, जहां से वे वहां के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास बठोट में आ गए। यहां इनका संपर्क डोंगजी जवाहर जी से हुआ। जब डोंगजी को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार करके आगरा की जेल में बंद कर दिया था, तो लोठू ने बालू नाई, सांखू लोहार व करुणा मीणा आदि के साथ मिलकर डोंगजी को आगरा से रिहा करवाने की योजना बनाई। किन किन लोगों के साथ मिलकर? बालू नाई, सांखू लोहार और करुणा मीणा। और अंग्रेज़ों को चकमा देने के लिए अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे तथा अदम्य साहस का परिचय देते हुए डोंगजी को रिहा करवा लाए। इसके बाद लोठू जी डोंगजी जवाहर जी के साथ अंग्रेज़ विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। 1855 में इनकी मृत्यु हो गई। अगले क्रांतिकारी हैं अमरचंद बांठिया। इन्हें राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया, वह राजस्थान निवासी अमरचंद बांठिया था, जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाता था। उन्होंने अपनी पूरी धन संपत्ति तात्या टोपे को देने का फैसला किया, जिससे वह आज़ादी की लड़ाई को चालू रख सकें। यही कुर्बानी बाद में उनकी फांसी का कारण बनी। अगले क्रांतिकारी हैं विजय सिंह पथिक, बिजौलिया। बिजौलिया कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। इसका पुराना नाम क्या है? विजयावल्ली। बिजौलिया रियासत को महाराणा सांगा ने किसको दिया था? अशोक परमार। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह। का जन्म 1882 में गुंठावली, जिला बुलंदशहर, राजस्थान से बाहर कौन से क्रांतिकारी का जन्म हुआ? इस सवाल का उत्तर है विजय सिंह पथिक। एवं इनकी कर्मभूमि राजस्थान थी। विजय सिंह पथिक वीर भारत सभा एवं राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक एवं संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक व चोटी के क्रांतिकारी थे। ये दोनों सवाल पूछे जाते हैं। वीर भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ, इनकी स्थापना कब हुई ये भी आपको थोड़ा सा देख करके याद कर लेना है।
जिनका गहरा संबंध बिजौलिया किसान आंदोलन से था, अजमेर में सशस्त्र क्रांति की क्रियान्विति, क्रांतिकारियों की भर्ती व प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान की जन जागृति फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाई। उस समय समाचार पत्र एक महत्वपूर्ण माध्यम हुआ करते थे जन जागृति का। ऐसे में राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान जैसे समाचार पत्रों का संपादन कौन करते हैं? विजय सिंह, भूप सिंह। अगले क्रांतिकारी हैं अर्जुन लाल सेठी। इनकी कर्मभूमि थी जयपुर। जयपुर से इनका संबंध रहा है। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी की जन्मभूमि जयपुर थी। अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति का अलख जगाया। सेठी ने जयपुर में सन 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की और उसके तत्वावधान में वर्धमान महाविद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय चलाए, जो क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण केंद्र थे। तत्कालीन जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की, किंतु राष्ट्र प्रेम के कारण उन्होंने इसे यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। सेठी ने देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिक चंद्र, मोती चंद, विष्णुदत्त आदि क्रांति इन्हीं के विद्यालय से जुड़े थे। सेठी हार्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड, काकोरी कार्यवाही से संबद्ध थे। अजमेर में रहते हुए शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखी। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास भी किया। अगले क्रांतिकारी हैं बारहट परिवार में से केसरी सिंह बारहट, शाहपुरा। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि एवं क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट की जन्मभूमि शाहपुरा एवं कर्मभूमि कोटा थी। इनका जन्म 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक गांव में हुआ। वर्तमान में शाहपुरा कहाँ आता है? भीलवाड़ा में। सन 1930 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए उन्होंने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए चेतावनीरा चुंगटिया नामक सोरठे लिखे, 13 सोरठे, जो उनकी अंग्रेजों के विरुद्ध भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपूताना में विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बारहट व अर्जुन लाल सेठी को खास जिम्मेदार माना गया। 1903 लॉर्ड कर्जन, दिल्ली दरबार, उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह और चेतावनीरा चुंगटिया। लेखक कौन? केसरी सिंह बारहट। ये तथ्य याद रखने लायक हो जाते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य 13 सोरठे भी है। उन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना की। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया तथा स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया। श्री बारहट ने अपने सहोदर जोरावर सिंह, भाई, पुत्र प्रताप सिंह व जामाता ईश्वरदान आसिया को रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीर चंद की सेवा में क्रांति का व्यावहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया। तो ये हैं केसरी सिंह बारहट। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ होम कर देने वाले क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह ने अगस्त 1941 को अंतिम सांस ली। अगले क्रांतिकारी हैं कुंवर प्रताप सिंह बारहट। ये अभी आए केसरी सिंह बारहट के पुत्र हैं। 1893 ईस्वी में शाहपुरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी। इनके पिता केसरी सिंह बारहट एवं चाचा जोरावर सिंह बारहट प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद से प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्र कराने में जुट गए। वे रास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए। रास बिहारी बोस को प्रताप सिंह पर बहुत विश्वास था। प्रताप सिंह बारहट को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार कर लिया गया और सन 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर उन्हें 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा हुई। बरेली के केंद्रीय कारागार में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं ताकि अपने सहयोगियों का नाम उनसे पता किया जा सके, किंतु उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक सर चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप को घोर यातना दी, मगर यह सब भी प्रताप को नहीं तोड़ पाए। बरेली जेल में ही क्लीवलैंड ने
प्रताप से राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। तब प्रताप ने जवाब दिया, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। मेरी माँ को रोने दो, जिससे अन्य कोई न रोए। अमानुषिक यात्राओं के कारण सन 1918 में मात्र 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह शहीद हो गए। हारकर क्लीवलैंड को यह कहना पड़ा, मैंने आज तक प्रताप जैसा युवक नहीं देखा। अगले क्रांतिकारी हैं जोधपुर के बाल मुकुंद बिस्सा। इन्होंने नागौर में चरखा संघ एवं खद्दर भंडार की स्थापना कर इनका प्रचार प्रसार किया। राजस्थान के जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 में डीडवाना तहसील के पीलवा गांव में एक साधारण परिवार में हुआ। 1942 ईस्वी में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान बिस्सा को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध बिस्सा ने लंबी भूख हड़ताल की। जेल में बंदियों के दमन और हड़ताल में बिस्सा बहुत कमजोर हो गए और उन पर लू का भी प्रकोप हो गया। 19 जून को उन्हें वार्ड से जेल अस्पताल भिजवाया गया, जहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनका उसी दिन निधन हो गया। बिस्सा के निधन का समाचार समूचे नगर में बिजली की तरह फैल गया और देखते देखते अस्पताल व सामने लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उस जमाने में लगभग 1 लाख लोगों ने मीलों पैदल चलकर उनकी अंत्येष्टि में भाग लिया। अगले क्रांतिकारी हैं जैसलमेर के अमर क्रांतिकारी सागरमल गोपा। जैसलमेर में जन्मे सागरमल गोपा जीवन पर्यंत अपनी जन्मभूमि के दुखों को दूर करते रहे। इन्होंने अत्याचारी निरंकुश राजशाही का कड़ा विरोध कर जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ साथ शिक्षा प्रसार पर विशेष जोर दिया। गोपा ने आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा एवं जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तकें छपवाकर वितरित की। ये तीनों पुस्तकें अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जिनमें जैसलमेर राजशाही के काले कारनामों की लंबी सूची एवं उनकी कटु आलोचना की। इसके लिए इनको राज के कोप का भाजन बनना पड़ा। इन्हें राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 ईस्वी को जेल में डालकर इन पर अमानवीय अत्याचार किए गए। जेल में अप्रैल 1946 में इन पर तेल छिड़ककर आग लगाकर इन्हें अत्याचारी सत्ता ने जीवित ही जला दिया। कक्षा 10 में हिंदी की किताब में सागरमल गोपा के ऊपर एक अध्याय है। सारी अमानवीय यातनाओं का चित्रण उसमें है, गुप्तांगों और आंखों में मिर्ची डाल देना। और अधिक जानकारी के लिए आप वो पाठ पढ़ सकते हैं, लेकिन तब भी सागरमल गोपा अंत तक अंग्रेज सत्ता के सामने झुके नहीं। अगले क्रांतिकारी हैं नानामाई खांट, रास्तापाल, डूंगरपुर। इनका संबंध डूंगरपुर प्रजामंडल से रहा है। डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापनार्थ एवं रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 ईस्वी में आंदोलन चलाया, जिसे माणिक्यलाल वर्मा का निर्देशन प्राप्त था। रास्तापाल के नानाबाई खांट ने प्रतिज्ञा की, जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। इस निर्णय की जानकारी जब जागीरदार ने रियासत को दी तो पुलिस सुपरिंटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद कराने 18 जून 1947 को दलबल सहित ग्राम रास्तापाल पहुंच गए। नानाबाई खांट ने उत्तर दिया, प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जा सकती है। मजिस्ट्रेट ने कहा, मैं महारावल का आदेश लेकर आया हूं। नाना भाई ने महारावल का आदेश मानने से इनकार कर दिया। तब डंडों और बंदूकों के कुन्नों से पाठशाला के आंगन में ही नानाबाई खांट की निर्मम पिटाई की गई। बंदूकों के प्रहारों और आघातों से वे इतने घायल हो गए कि चिर निद्रा में सो गए। इन्हीं से संबंधित एक और क्रांतिकारी हैं कालीबाई, जिनका उल्लेख पाठ में अभी आएगा। सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू। सरदार हरलाल सिंह का जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में 1901 ईस्वी में हुआ था। सरदार हरलाल सिंह अशिक्षित थे। हरलाल सिंह ने रियासती एवं जागीरदारी जुल्मों का डटकर विरोध किया। किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना कर उसे राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। इसी केंद्र से उन्होंने किसान आंदोलन का संचालन किया। कुशल नेतृत्व के कारण उनके सहयोगियों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। कप्तान दुर्गा प्रसाद, नीम का थाना।
कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म 1905 में नीम का थाना में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल सेठी की वर्धमान पाठशाला में तथा उसके उपरांत सांबर तथा कानपुर में हुई। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजौलिया में कार्य किया और 1930 में स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए। 1930 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण अनेक बार जेल गए। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने एक पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। इनका खास महत्व इसलिए है, इन्होंने अजमेर और जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किया। आज भी ये अखबार प्रचलन में है। जानकी देवी बजाज सीकर। इनका जन्म लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया के यहाँ 1893 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में हुआ। 1902 में जमनालाल बजाज के साथ जानकी देवी का विवाह हुआ। इन्हें ससुराल वर्धा में रहना पड़ा। वर्धा महाराष्ट्र, इस स्थान से महात्मा गांधी का संबंध रहा है। सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ परंपराओं को तिलांजलि दी, तभी खुलकर सत्याग्रह में भाग ले सकी। बजाज जी के देहांत के बाद इनको गौ सेवा संघ का अध्यक्ष बनाया गया। ये जयपुर प्रजामंडल के 1944 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई। अंजना देवी चौधरी सीकर। इनका जन्म 1897 ईस्वी में सीकर जिले के श्री माधोपुर में एक मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में हुआ था। इनका विवाह 1911 में रामनारायण चौधरी से हुआ। रामनारायण चौधरी का संबंध बेगू जैसे कई किसान आंदोलनों से रहा है। अपने पति की इच्छानुसार 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने का संकल्प लिया। 1921 से 24 में मेवाड़ बूंदी राज्यों की स्त्रियों में राष्ट्रीयता, समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया तथा उनके साथ सत्याग्रह का कार्य किया। चाहे दलितोत्थान का कार्य रहा हो अथवा अन्य रचनात्मक कार्य, इन्होंने अपने पति का भरपूर साथ दिया। ये समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। रतन शास्त्री जयपुर। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1912 ईस्वी में खाचरोद मध्य प्रदेश में रघुनाथ जी व्यास के यहाँ पर हुआ था। इनका विवाह हीरालाल शास्त्री से हुआ। सन 1929 ईस्वी के ग्राम सेवा ग्रामोत्थान एवं जन सेवा के उद्देश्य से वनस्थली में इन्होंने हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में पूरा सहयोग दिया। रतन शास्त्री ने सन 1939 ईस्वी में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सेवा की। वनस्थली विद्यापीठ से इनका संबंध रहा है। रमा देवी जयपुर। इनका जन्म जयपुर में वैद्य गंगा सहाय के घर में हुआ। इनका विवाह 7 वर्ष की उम्र में ही हो गया और 11 वर्ष की छोटी आयु में ये विधवा हो गईं। बाद में गांधी विचारधारा रखने वाले नेता लादूराम जोशी से पुनर्विवाह हुआ। विवाह के बाद इन्होंने खादी पहनना प्रारंभ कर दिया तथा नौकरी छोड़ पति के साथ राजस्थान सेवा संघ का कार्य ग्रहण किया। बिजौलिया किसान आंदोलन के समय पंडित लादूराम जोशी की पत्नी रमा देवी 1931 ईस्वी में बिजौलिया गईं, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें वहां से निकल जाने को कहा गया, किंतु उनका जवाब था, जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहां आती रहेंगी। इन्हें वहां के कोतवाल ने अपमानित किया, पिटाई की, किंतु वे दृढ़ रहीं। 1930 और 1932 में सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और जेल भी गईं। कालीबाई, डूंगरपुर के रास्तापाल से इनका संबंध है। डूंगरपुर जिले के गांव रास्तापाल की निवासी भील कन्या कालीबाई रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थीं। जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं की गई तो पुलिस सुपरिंटेंडेंट एवं मजिस्ट्रेट दलबल सहित पाठशाला बंद कराने पहुंचे। जब पुलिस ने पाठशाला बंद कर इसकी चाबी उनके सुपुर्द करने का आदेश दिया तो प्रजामंडल कार्यकर्ता नानाबाई खांट ने मना कर दिया। इस पर सिपाहियों ने नानाबाई खांट की पिटाई कर अध्यापक सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटना शुरू कर दिया। 13 वर्षीय भील कालीबाई जो अपने खेत में घास काट कर लौट रही थी,
जब उसने अपने गुरु सेंगा भाई को ट्रक के पीछे घिसटते देखा तो वह भीड़ को चीरती हुई ट्रक के पीछे दौड़ पड़ी और चिल्लाने लगी, मेरे गुरुजी को कहाँ ले जा रहे हो। ट्रक को रुकते देखकर उसने सिपाहियों को चेतावनी की परवाह किए बिना दरांती से सेंगा भाई के कमर से बंधी रस्सी काट दी, मगर तभी पुलिस की गोलियों ने कालीबाई को छलनी कर दिया। 18 जून 1947 अंत में अपने गुरु को बचाने के प्रयास में कालीबाई ने 20 जून 1947 को दम तोड़ दिया। रास्तापाल में इनकी स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है। किशोरी देवी। सरदार हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी ने अपने पति के साथ मिलकर शेखावाटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। सिहोट के ठाकुर मानसिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर जिले के कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 ईस्वी में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र की लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। सीकर जिले के कटराथल में विशाल महिला सम्मेलन का श्रेय किसके पास जाता है? किशोरी देवी के पास।